गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जनरली हमने सारे एडजस्टमेंट एक्चुअली डिस्कस किए हैं, बट काफी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि सर एडजस्टमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स के बारे प्लीज फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, तो जब इतने सारे स्टूडेंट्स कॉल कर रहे हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को एक बार रिवाइज करा दीजिए। ठीक है, कंप्लीट चैप्टर को रिवाइज अभी हम नहीं कर सकते, लेकिन एक टॉपिक को रिवाइज मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इट मींस लास्ट 3 जो क्लासेस थी, लास्ट जो 3 वीडियोस थे, उनका रिवीजन आज की क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा एंड आई होप इस बार परफेक्टली समझ में आपके आ जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि अपना जो टॉपिक था वो क्या है। अपना टॉपिक था वो क्या था? अपना टॉपिक था एडजस्टमेंट रिगार्डिंग फिक्स्ड एसेट्स। अपना जो एडजस्टमेंट था वो क्या था? एडजस्टमेंट रिगार्डिंग फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर? और इस एडजस्टमेंट में जो ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, इस एडजस्टमेंट में जो ट्रांजैक्शन हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, एक तो होता है आपका सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, depreciation on fixed assets, loss on sale of fixed assets, profit on sale of fixed assets। टोटली जो एक फिक्स्ड एसेट्स के रिगार्डिंग, एक फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट हो सकते हैं वो टोटली 5 इन 5 में सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो सकता है, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो सकता है, डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। इज दिस क्लियर? तो पहली बात ये होगी। अब सेकंड जो थिंक है कि हाउ टू एडजस्टेड ऑल 5 ट्रांजैक्शंस, इनको किस तरह से हम लोग इन सभी को हम एडजस्ट करेंगे, अब इसकी बात करेंगे। और इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा, ठीक है, जो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस का होगा और उसके थ्रू आपको सारी बात इजीली समझ में आ जाएगी। देखिए, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि फिक्स्ड एसेट्स से रिगार्डिंग जो एडजस्टमेंट्स है वो हमारे सामने 5 है। ठीक है, और इन 5 एडजस्टमेंट को हमें समझना है कैसे है। देखिए, हम इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले लिखता हूं बैलेंस ऑफ machinery, balance of machinery on 1st April 2019 को जो बैलेंस है एसेट्स का, सपोज हम अज्यूम करते हैं 3 लाख रुपीस है। हाउ मच? 3 लाख रुपीस ओनली। देन अब हम जो वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन को इसमें यूज करेंगे, तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं यहां पर परचेज ऑफ न्यू मशीन। एक बार और लिख देता हूं मैं, परचेज ऑफ
new machine on 1st October 2019 on 31st December 2019, 1 lakh rupees and 80,000 rupees, 90,000 rupees. अब then sale of old मशीन, हम एक ओल्ड मशीन को सेल भी कर रहे हैं और पहले देखते हैं उसकी बुक वैल्यू क्या है। जिस एसेट्स को हम सेल कर रहे हैं उसकी बुक वैल्यू हम इमेजिन कर रहे हैं 1,50,000 रुपीज, कितना 1,50,000 रुपीज, और इसको हम सेल कर रहे हैं 1,30,000 रुपीज में। कितने में सेल कर रहे हैं? 1,30,000 रुपीज में। अब ये क्वेश्चन अपने पास है, इस क्वेश्चन को हम समझेंगे। ठीक है, इसमें 2 एसेट्स हमने परचेस किया, आई मीन 2 मशीनरी हमने परचेस की है, 1 मशीनरी हमने सेल कर दी है, एंड दिस इज पार्ट ऑफ ओल्ड मशीनरी। अब यहाँ पे क्या है, शो effect on income and expenditure account, receipts and payment account, एंड लास्ट में हम बात करेंगे बैलेंस शीट की। ये है आपका कंप्लीट क्वेश्चन जिसको हमें एक्चुअली क्लियर करना है। क्वेश्चन आपके सामने है और हमें 3 अकाउंट्स पे, आई मीन फाइनल अकाउंट पे इसका इफेक्ट बताना है। फाइनल अकाउंट में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्लियर? वन बाय वन हम तीनों की बातें यहाँ पे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल I'm going to start income and expenditure account. So, income and expenditure account. ये तो हेडिंग थी, हेडिंग के बाद हम इसमें टाइम पीरियड भी मेंशन करना होगा फॉर द पीरियड एंड। अब यहाँ पीरियड एंडिंग के साथ हम क्या कर सकते हैं, अपना जो पीरियड और ईयर वाइज प्राइस बिफोर द ईयर एंडिंग 31st मार्च 2020। जब स्टार्टिंग डेट ये है तो इसकी एंडिंग डेट क्या होगी? 1 अप्रैल स्टार्टिंग है, और ये जो हम ऑल फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं वो एंड ऑफ द ईयर करते हैं। व्हेन वी प्रिपेयर फाइनल अकाउंट एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द एवरी ईयर हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये सेट क्या होगी, यू नो वेरी वेल, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। ये हो गया आपका फॉर्मूला। कंप्लीट बता रहा हूं, कोई चीज आपकी नहीं रहेगी। अब सबसे पहले इसका इफेक्ट कहां होगा, आई मीन एक्सपेंडिचर साइड में या इनकम साइड में, रिप्लाई करना आपको। इसका इफेक्ट कहां होगा, इनकम साइड में होगा या एक्सपेंडिचर साइड में होगा? इनकम साइड में होगा या एक्सपेंडिचर साइड में इसका इफेक्ट होगा? तो सबसे पहली बात, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन को ही हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्लियर? और हमें देखना है कि रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन में कौन कौन से ट्रांजैक्शन होंगे।
types of revenue transaction which are completely related to fixed assets. Is this clear? और उनमें सबसे पहले हम बात करेंगे डेप्रिसिएशन की। टू डेप्रिसिएशन, सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम? डेप्रिसिएशन की, कि जो भी हमारे पास मशीनरी है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना होगा, हाउ मच अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ठीक है, इसके लिए मैं वर्किंग नोट आपको बता रहा हूं। वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। वर्किंग नोट जो 1 है आपका किसके रिगार्डिंग है? ये डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग है। एडजस्टमेंट का लास्ट टॉपिक है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है? वॉइस क्लियर आ रही है आपके पास? इतना भी फास्ट वॉइस क्लियर है आपके पास? आ रही क्लियरली? चलो स्टार्ट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन की बात करेंगे हम। सबसे पहले बात करेंगे ऑन ओल्ड मशीनरी। सबसे पहले किस पे डेप्रिसिएशन की बात करेंगे हम? ओल्ड मशीनरी पर डेप्रिसिएशन की बात करेंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके 2 पार्ट करेंगे। ओल्ड मशीनरी के हम 2 पार्ट करेंगे। 2 पार्ट क्यों करेंगे? क्योंकि उसका एक पार्ट हमने सेल कर दिया। एक तो सेल आउट पार्ट है और एक रिमेनिंग पार्ट है। देयर आर 2 पार्ट ऑफ ओल्ड मशीनरी। फर्स्ट इज सेल आउट पार्ट एंड सेकंड इज रिमेनिंग पार्ट। तो इस तरह से मैं एरो बना के लिखता हूं। रिमेनिंग पार्ट एंड सेल आउट पार्ट। रिमेनिंग पार्ट एंड सेल आउट पार्ट। ठीक है, अब आगे हम बात करेंगे कि इसके अंदर वैल्यू कितनी है। देखिए सेल आउट पार्ट की बुक वैल्यू कितनी बता रहा है? कितनी की मैंने 1,50,000। सेल आउट पार्ट की जो बुक वैल्यू है 1,50,000 है। और ये हमें पता है कि टोटल बुक वैल्यू ओल्ड मशीनरी की कितनी है? बैलेंस इज ओल्ड मशीनरी। तो टोटल मशीनरी की ओल्ड जो वैल्यू है बुक वैल्यू कितनी है? 3 लाख है। तो 3 लाख में से 150 सेल आउट मशीनरी है, तो रिमेनिंग भी कितनी रहेगी? 3 लाख माइनस 1,50,000। इट मींस 1,50,000 रुपीस। इज दिस क्लियर? अब जो रिमेनिंग पार्ट है हमें इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और जो सेल आउट पार्ट है उस पे भी हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। रिमेनिंग पार्ट पे कितने टाइम का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है? तो रिमेनिंग जो पार्ट है वो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर भी अपने पास है और एंड ऑफ द ईयर भी अपने पास है। इट मींस हमने उसको कंप्लीटली 12 मंथ यूज किया है। दैट्स व्हाई वी शुड चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी फॉर 12 मंथ इनटू। अब यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। इसमें मेंशन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अज्यूम करना आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। यहाँ लिखता हूँ मैं रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%। तो 10% इस पे हम चार्ज करेंगे होल ईयर का। तो इसका जो अमाउंट आएगा डेप्रिसिएशन का वो 15,000 रुपीस आएगा। कितना आएगा? 15,000 रुपीस आएगा। सेल आउट पार्ट की बात करें तो आप बताइए हाउ मेनी मंथ कितने मंथ का हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? सेल आउट पार्ट पर कितने मंथ का डेप्रिसिएशन हम एक्चुअली चार्ज करेंगे? रिप्लाई मी फास्ट। देखिए हमने कब सेल किया है? एक्चुअली मेंशन नहीं किया मैंने इसके अंदर। हम अज्यूम कर लेते हैं 31st
जुलाई। ठीक है, अब फिर लगाकर अब आप टाइम काउंट कर सकते हो। 31 जुलाई 2019 तो हमने इसको सेल किया है, तो प्लीज रिप्लाई में कितने टाइम का डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है। 31 जुलाई को हम सेल कर रहे हैं, इट मींस अप्रैल में अपने पास है, हम यूज कर रहे हैं इसको, नेक्स्ट मंथ यूज कर रहे हैं, आई मीन मई में यूज कर रहे हैं, जून में भी यूज कर रहे हैं, 31 जुलाई तक हम उसको यूज कर रहे हैं, इसलिए हम उसमें कितने मंथ का लगाएंगे 4, अप्रैल मई जून एंड जुलाई। रेट 10% into 4/12 कितना अमाउंट डेप्रिसिएशन का होगा, रिप्लाई करके बताइए कितना अमाउंट आएगा डेप्रिसिएशन का। फास्टली कैलकुलेट करना है, कितना अमाउंट आएगा डेप्रिसिएशन का, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। इसको सोल्व करके बताइए कितना अमाउंट आएगा फास्टली। 5000 करेक्ट है। अब बात करेंगे ऑन फर्स्ट न्यू मशीनरी। हमने 2 न्यू मशीनरी परचेज की है, हम फर्स्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट अक्टूबर को परचेज की है। ठीक है, तो उसकी वैल्यू जो है वो कितनी है, 1 लाख रुपीस है। बताइए इस न्यू मशीनरी पे, आई मीन फर्स्ट न्यू मशीनरी के ऊपर कितने महीने का डेप्रिसिएशन, कितने मंथ का डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना होगा। जल्दी से बताइए कितने मंथ का डेप्रिसिएशन हमें इस पे चार्ज करना होगा। रेट तो क्लियर है, 10% है, 10/100 हो जाएगा। कितने मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो हम इसको परचेस किया है 1 अक्टूबर को, तो काउंट कर लीजिए अप्रैल टू अक्टूबर 6 मंथ होते हैं, 6/12 अप्रैल से लेकर बात करें 1 अक्टूबर तक कितने मंथ होते हैं, 6 मंथ। और इसका जो डेप्रिसिएशन होगा वो होगा 5000 रुपीस। कितना होगा, 5000 रुपीस। अब हम बात करेंगे ऑन सेकंड न्यू मशीनरी, इसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे सेकंड न्यू मशीनरी की, और द वैल्यू ऑफ सेकंड मशीनरी इज 90000 रुपीस, 10/100। इससे बताइए कितने मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। सेकंड मशीनरी पे कितने टाइम का डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। हमने कब परचेस किया है, 30 दिसंबर को, कितने मंथ हो गए, रॉन्ग, 3 मंथ नहीं होगा, रॉन्ग, 3 मंथ नहीं हो सकता, 4 मंथ नहीं। अप्रैल से दिसंबर तक काउंट करो, दिसंबर को हमें ध्यान दीजिए, ओनली आपका कॉन्फिडेंस चेक किया जा रहा है, और इसलिए कह रहा हूं कि सबके अलग अलग रिप्लाई आ रहे हैं, कोई 3, कोई 6, कोई 4, कोई 7, ये नहीं है एग्जैक्ट आंसर ना, ठीक, काफी इजी है। देखो कुछ स्टूडेंट्स का आंसर करेक्ट था, जब मैंने कहा कि आपका आंसर करेक्ट नहीं है तो करेक्ट होने के बावजूद उन्होंने क्या किया, नया आंसर दे दिया, मतलब अब वो रोल हो गए। चलो बताता हूं मैं एक्चुअली क्या है, कुछ क्वेश्चन का करेक्ट है। हमने परचेस की दिसंबर तक तो हमारे पास थी नहीं ना, हमारे पास 31 दिसंबर को आई है, तो हमने कितने टाइम यूज किया दिसंबर में, ये जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 3 मंथ हमने इसको यूज किया है। डेप्रिसिएशन भी कितने टाइम का लगाएंगे, 3 मंथ का ही लगाएंगे, 3/12। अपने आंसर पे हमेशा आप कॉन्फिडेंट रहा करो। जिस दिन हमने यूज करना स्टार्ट किया वहां से एंड ऑफ द ईयर तक हमें ऑलवेज डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। कहां से कहां तक, जिस दिन हमने परचेस किया वहां से एंड ऑफ द ईयर, ऑलवेज, राइट, ध्यान रखना। मैंने क्या कहा था, आंसर करेक्ट है, लेकिन जब आपके कॉन्फिडेंस को चेक करने के लिए मैंने कहा करेक्ट नहीं है, तो कुछ स्टूडेंट्स ने क्या किया, इवन आपने भी आंसर चेंज कर दिया। तो याद रखना डेप्रिसिएशन कब से कब तक चार्ज करना है, परचेज डेट से एंड ऑफ द ईयर तक। कहां से कहां तक, परचेज डेट से एंड ऑफ द ईयर तक। तो कितनी हो गई, 31 दिसंबर है, दिसंबर कंप्लीट हो गया।
अब हम उसको यूज करेंगे जनवरी, फरवरी एंड मार्च 3 मंथ का। और 3 मंथ का इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना होगा जल्दी से बताइए। 3 मंथ का डेप्रिसिएशन इसके ऊपर कितना हो जाएगा? आई थिंक 2250। कितना हो जाएगा? 2250। अब मैं बात करता हूं टोटल डेप्रिसिएशन की। हाउ मच अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन ऑल machinery? So 15 plus 5 20, 20 plus 5 25, and 25 plus 2250, it means 27,250. This is total depreciation. Is this clear? यहाँ पे हम टोटल डेप्रिसिएशन का अमाउंट रिपोर्ट करेंगे 27,250, और ये कहाँ से आया हम मेंशन करेंगे सी वर्किंग नोट नंबर 1, यानी ये हमने वर्किंग नोट नंबर 1 से लिया है, चीटिंग नहीं की है। इज दिस क्लियर? ये एक्चुअली एग्जाम में क्लियर करने के राइट पैटर्न होता है। एनी डाउट? आई थिंक सबकी बात समझ में आ गई। जल्दी से अप्लाई करके बताइए कितने स्टूडेंट्स के डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन समझ में आ गया है? कितने स्टूडेंट्स के डेप्रिसिएशन का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया है? आर अंडरस्टैंड? इतना ही करना, जिस दिन हमने परचेज की वहां से लेकर एंड ऑफ द ईयर तक जितना भी टाइम यूज किया उतने टाइम का हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब हम बात करेंगे इसके अंदर सेकंड की प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। जिस एसेट्स को, जिस मशीनरी को हमने सेल किया है, तो उसको सेल करने से हमें प्रॉफिट हुआ है या हमें लॉस हुआ है, ये भी तो हमें जानना है। क्लियर? हमने किसको सेल किया है? एक जो सेलर पार्ट उसको सेल किया है, तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा कि जिस पर्टिकुलर एसेट्स को हमने सेल किया है, तो जिस दिन सेल किया है वो उस दिन एक्चुअली कितने की थी, और जितने की वो थी उससे हमने हायर वैल्यू पे सेल किया है। हायर वैल्यू पे सेल किया है मींस प्रॉफिट है, और उससे लो वैल्यू पे सेल किया है मींस लॉस है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले करेंगे बुक वैल्यू ऑफ सेल आउट मशीनरी, और सेल आउट मशीनरी की बुक वैल्यू गिवन है 1,50,000 रुपीस प्लस डेप्रिसिएशन, और जिस एसेट्स को हमने सेल आउट किया है उस पे डेप्रिसिएशन कितना है? उस पे डेप्रिसिएशन यहां से पता लग जाएगा कितना है? 5,000। हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर दिया है, कितना है? 5,000। फिर भी हम यहां मेंशन कर लेते हैं 1,50,000 into 10/100 into 4/12. It means amount of depreciation is 5,000. It means हमने इस एसेट्स को कब तक यूज किया? हमने इसको जुलाई में सेल किया है, जुलाई तक के यूज किया ना। It means ये होगा कि 31 जुलाई को आपने यूजिंग द पर्टिकुलर एसेट्स, हाउ मच रिमेनिंग वैल्यू ऑफ दिस मशीनरी। तो हम यहां पे क्या मेंशन करेंगे? रिटर्न डाउन वैल्यू 1,45,000। जिस एसेट्स को सेल किया है, तो जिस दिन हमने उसको सेल किया है, जिस दिन हमने उसको सेल किया है उस दिन उसकी वैल्यू कितनी रिमेनिंग रह गई थी? 1,45,000 रिमेनिंग रह गई थी। क्लियर? 1,40,000 स्टार्टिंग ऑफ द ईयर थी। 4 मंथ हमने इसको यूज करने के बाद सेल किया, तो 4 मंथ का डेप्रिसिएशन तो चार्ज होगा ही ना। चार्ज करने के बाद अमाउंट है कितना? 5,000। अब हाउ मच रिमेनिंग वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर एसेट्स? 1,40,000। अब आपको चेक करना है कि जो रिटर्न डाउन वैल्यू मींस क्या होता है? रिटर्न डाउन वैल्यू मींस क्या होता है कि जिस दिन सेल कर रहे हैं उस दिन उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी और हमने कितने में सेल कर दी है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू है 1,40,000 एंड सेलिंग प्राइस इज 1,30,000। रिप्लाई में प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट होगा लॉस होगा। रिटर्न डाउन वैल्यू 1,40,000 है, बट उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 1,30,000 है।
प्रॉफिट होगा लॉस होगा, और जो भी होगा कितना अमाउंट होगा जल्दी से बताइए। हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी? एब्सोल्युटली करेक्ट, लॉस होगा, बट हाउ मच अमाउंट ऑफ लॉस? हाउ मच अमाउंट ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी? 1,40,000 की मशीनरी थी ना, तो इसमें से क्या करेंगे हम लोग? सेल्स प्राइस लेस कर दो, और सेल्स प्राइस क्या बन रही? 30,000। कितना अमाउंट आ गया? 15,000। और ये क्या हो गया? लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ऑलवेज याद रखना, हमें जो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना है उसके लिए क्या करेंगे? यदि लॉस है तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ऐसा फॉर्मूला बता रहा हूं, ध्यान रखना। रिटर्न डाउन वैल्यू माइनस सेल्स प्राइस, रिटर्न डाउन वैल्यू माइनस सेल्स प्राइस, इसका फॉर्मूला है लॉस का। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर एसेट्स माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ पर्टिकुलर एसेट्स, ऑलवेज यही करेंगे। कब? जब लॉस होगा। आई एम रिपीटिंग, रिटर्न डाउन वैल्यू माइनस सेल्स प्राइस, इसका फॉर्मूला है लॉस का। बट प्रॉफिट हो रहा है तो फॉर्मूला रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि उस केस में सेलिंग प्राइस ज्यादा होगी। प्रॉफिट के केस में फॉर्मूला क्या बनेगा? सेल्स प्राइस माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू, सेल्स प्राइस माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू प्रॉफिट की कंडीशन में फॉर्मूला बनेगा। इज दिस क्लियर? कितने स्टूडेंट्स के ये मैटर एक्चुअली समझ में आ गया है? कितने स्टूडेंट्स के ये मैटर एक्चुअली समझ में आ गया है? जल्दी से रिप्लाई करके बताइए। फास्ट रिप्लाई करिए। कितने स्टूडेंट्स की प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना समझ में आ गया है? ऑलवेज यही कॉन्सेप्ट रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो फॉर्मूला क्या हुआ लॉस का? यहां लिखता हूं मैं, लॉस इक्वल टू WDV माइनस सेल्स प्राइस, WDV माइनस सेल्स प्राइस। और प्रॉफिट होगा तो क्या होगा? सेल्स प्राइस माइनस WDV। ये ऑलवेज आपको माइंड में रखना है, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है बट फिर भी मैं बोल देता हूं, लॉस इक्वल टू WDV माइनस सेल्स प्राइस, शॉर्ट में लिखा है। प्रॉफिट होगा तो सेल्स प्राइस माइनस WDV। इज दिस क्लियर? तो यहां लॉस होगा तो लिखेंगे लोग टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। और इसका जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा? 15,000 रुपीज। कितना आएगा? 15,000 रुपीज। और ये कहां से आएगा? हम यहां मेंशन करेंगे सी वर्किंग नोट नंबर 2। कितने स्टूडेंट्स की यहां तक समझ में आएगा? जल्दी से बताइए, कितने स्टूडेंट्स की यहां तक समझ में आ गया है? Any doubt? Yes or no? Any doubt? Very good, very good. अब हम बात करते हैं, ये तो किसके इफेक्ट था? ये तो किसके इफेक्ट था? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका डिफरेंस कैलकुलेट नहीं करेंगे। व्हाई? क्योंकि कंप्लीट क्वेश्चन नहीं है, ओनली एक मशीन में कहीं ट्रांजैक्शन है। कंप्लीट क्वेश्चन होगा उसमें सारे ट्रांजैक्शन होंगे, तब हम जाके प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट एक्चुअली कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट वर्क नोट लिखा है, मैं इसको यहाँ से उठाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, और यहाँ बता रहा हूँ किस तरह से रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसको शो करेंगे। तो हम बना लेते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट account for the year ending 31st March 2020। कौन सी साइड आएगा? तो देखो ये फर्स्ट वाली साइड कौन सी होगी इसकी? रिसिप्ट।
और ये कौन सी होती है, पेमेंट। सेल करने से अमाउंट आता है, रिसिप्ट होता है, और परचेज करने से अमाउंट जाता है, आई मीन पेमेंट होता है। तो यहां करेंगे टू सेल ऑफ मशीनरी, और कितने में सेल की है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में प्रॉफिट लॉस से मतलब नहीं है, एक्चुअली कितना अमाउंट है उससे मतलब है, कितने में सेल किया हमने, 1,30,000 में, प्लीज इसमें आ जाएगा 1,30,000। यहां मेंशन करेंगे बाय परचेज ऑफ मशीनरी, वन मोर टाइम, बाय परचेज ऑफ मशीनरी, फर्स्ट परचेज की 1 लाख रुपीस में, सेकंड परचेज की हमने 90,000 रुपीस में। इसके साथ अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि उसमें कोई एडजस्टमेंट होता ही नहीं है, उसमें तो इतना ही हमें ध्यान रखना होता है कितना कैश इन हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ, इनफ्लो और आउटफ्लो कैश हमें एक्चुअली माइंड में रखना है। परचेज करेंगे कैश का आउटफ्लो होगा, अमाउंट जाएगा, मींस पेमेंट हो गया। सेल कर रहे हैं इसका मींस क्या हुआ, अमाउंट आएगा, इसका मतलब रिसिप्ट हो गया। इस तरह से आपका ये अकाउंट भी कंप्लीट हो गया है। और अब मैं यहाँ पे आपको इसको इरेज करके यहाँ बैलेंस शीट बता रहा हूँ, ठीक है। क्या देखिए हम बैलेंस शीट के फॉर्मेट की बात करते हैं। जल्दी है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। ओनली मैं कौन सा बता रहा हूं आपको, एसेट साइड, क्योंकि मशीनरी जो है वो क्या है, एसेट साइड, तो एसेट साइड को इफेक्ट करेगी, इसलिए मैं एसेट साइड की बात कर रहा हूं। यहां पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, मशीनरी लिखाएंगे, और हमारे पास जो टोटल मशीनरी स्टार्टिंग में थी वो कितने की थी, 3 लाख रुपीस की थी। कितने की थी, 3 लाख रुपीस की थी। अब हमारे पास फर्स्ट न्यू मशीन आई, वो कितने की आई, 3 लाख रुपीस की आई। मींस अब तक अपने पास कितने की मशीनरी हो चुकी है, 4 लाख रुपीस की मशीनरी एक्चुअली अपने पास हो चुकी है। देन वन मोर न्यू मशीन हमने परचेज की है, और उसकी वैल्यू कितनी है, 90,000। अब सेकंड मशीनरी और परचेज कर दी, तो अब कितना अमाउंट हो गया हमारे पास मशीनरी का, मींस अब हमारे पास जो मशीनरी है वो कितने की है, तो 4 लाख तो हो ही नहीं थी ना, क्योंकि 4,90,000 कितने की होगी, 4,90,000। फिर हमने एक को लेस सेल भी तो किया है, तो सेल करने से क्या होता है, एसेट्स कम हो जाती है। अब यहां ध्यान देना, सेल करेंगे तो कौन से अमाउंट को लेस करेंगे, बताइए, कल के वीडियो में, कल क्लास में आपको मैंने समझाया था। सेल करेंगे तो यहाँ पे कौन सा अमाउंट लेस करना है, सेल करेंगे तो यहाँ पे कौन सा अमाउंट लेस करना है, which amount will be subtracted from this amount, कितना अमाउंट हमें इसमें से लेस करना है, जल्दी से अप्लाई करके बताइए। तो मैं एक सीधी सी लाइन बोलूंगा, हमेशा ध्यान रखना, WDV ऑफ, फिर ध्यान सुनना, मैं ऑलवेज समझा रहा हूं, किसको लेस करना है, WDV ऑफ सेल ऑफ मशीनरी, किसको लेस करना है, WDV ऑफ सेल ऑफ मशीनरी, ऑलवेज इसको लेस करना है। कॉन्सेप्ट याद रखना, नोट्स में मेंटेन कर लेना, नोट डाउन कर लेना, WDV ऑफ सेल ऑफ मशीनरी। तो सेल ऑफ मशीनरी WDV कितनी है, ये नहीं, टर्न डाउन वैल्यू, WDV मींस टर्न डाउन वैल्यू कितनी है, 1,40,000। कितना अमाउंट लेस करना है, 1,40,000 हमें लेस करना है यहाँ पर, 1,45,000 लेस करेंगे। इज दिस क्लियर, ऑलवेज। कल आपको 3 पैटर्न बताए थे, और मैंने कहा कि फर्स्ट पैटर्न में ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, ज्यादा स्ट्रांग है। कितना लेस करना है, मैं फिर से लैंग्वेज करता हूं, WDV ऑफ सेल आउट मशीनरी को हम ऑलवेज लेस करते हैं, और WDV ऑफ सेल आउट मशीनरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम जो पर्टिकुलर सेक्शन सेल कर रहे हैं उसकी बुक वैल्यू में से उसका डेप्रिसिएशन लेस कर देते हैं। इज दिस क्लियर। अब कितना अमाउंट रहेगा हमारे पास, ये रहेगा 3,45,000। इज दिस क्लियर।
इज दिस क्लियर? और लास्ट में एक और चीज लेस करेंगे, वो है डेप्रिसिएशन। क्या लेस करेंगे लास्ट में? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन हमने पहले कैलकुलेट किया था, कितना था? आई थिंक 27,250 27,250 हमने फर्स्ट वर्किंग नोट में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो ये अमाउंट हो गया आपका, इसको आउटपुट में निकाल देंगे हम लोग 750 712। एनी डाउट? एनी डाउट? क्या सभी को ये बात समझ में आ गई है? क्या किसी को कोई डाउट है? कितने स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ गई है? यस और नो? ऑलवेज यही कॉन्सेप्ट रहेगा, कहीं कुछ चेंज नहीं करना है। इतना जानना है कि जिस एसेट्स को हमने सेल किया है उसकी कौन सी वैल्यू लेस करनी है, डब्ल्यूडीवी लेस करनी है, और किसी भी वैल्यू लेस नहीं करना है। ठीक है, सेलिंग प्राइस को तो कभी लेस करना ही नहीं है, ये तो कभी माइंड में रखना ही मत, जितने में सेल कर दिया उसी को लेस करेंगे ना, ऑलवेज हमने डब्ल्यूडीवी लेस करनी है। बट सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है कि सेकंड कॉन्सेप्ट में इसको लेस कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा, यहां बताया क्या करेंगे, यहां बता रहा हूं स्पेसेस में एक बार कि 3 डे तो पहले से मशीन दी, 1 डे की एक और आ गई, 90 की एक और आ गई, टोटल कितनी होगी? 4,90,000। तो सेकंड मेथड में क्या करेंगे, जो रिमेनिंग एसेट्स है उसका कंप्लीट बुक वैल्यू लेस कर दो, डब्ल्यूडीवी कंप्लीट बुक वैल्यू लेस कर दो। तो इसकी कंप्लीट बुक वैल्यू कितनी है? 150। ये अमाउंट कितना आ गया? 3,40,000 आ गया। कितना आ गया? 340। अब इसमें डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो ओनली उन्हीं मशीन का करेंगे जिसको हमने सेल नहीं किया है, क्योंकि हमने इसमें क्या किया? 150 ले लिया। इसमें क्या था, यहाँ कितना लेस कर रहे हैं लोग? 140। और इसके अंदर भी तो 5,000 इसका डेप्रिसिएशन इंक्लूड है वाला, तो टोटल मिला के कितना लेस हो रहा है? 140 प्लस 5 इसके अंदर इंक्लूड है, 145 है, टोटल 150 लेस हो रहा है ना। तो एक साथ 150 लेस करते हैं, पर उस केस में इस एसेट्स को हमने सेल किया है उसका डेप्रिसिएशन अलग से देखेंगे। इसलिए इसको आप रहने दो, कंफ्यूजन में आप रहोगे आप कि पहले क्या करना है आपको? 3 लाख रुपीस ओल्ड बैलेंस था, न्यू परचेस करी, बैलेंस बढ़ गया, फिर से परचेस करी, फिर से बैलेंस बढ़ गया, फिर लेस करेंगे। तो लेस किसको करना है? डब्ल्यूडीवी ऑफ सेल आउट मशीनरी, रिटर्न डाउन वैल्यू, इस हिंदी में कहते हैं अप्लिकेट मूल्य को ही हमेशा लेस करना है। इज दिस क्लियर? आई होप आप सबको समझ में आ गया है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। आज पूरी क्लास में मैंने क्लास 3 रिवाइज कर दी। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।